हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। आज की कक्षा में हम लोग हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शब्द भेद। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है शब्द भेद। तो हम लोगों से कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेता है कि शब्दों के हिंदी में कितने भेद माने गए हैं। तो हिंदी में जो शब्द हैं उनके लिए चार भागों में बांटा गया है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? चार। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं कि हिंदी में हिंदी में शब्दों के चार भेद माने गए हैं। हिंदी में शब्दों के चार भेद माने गए हैं। हिंदी में जो शब्द हैं उनके लिए कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। यदि आपसे कहा जाए कि शब्द क्या होता है, तो शब्द का मतलब होता है कि जब एक या एक से ज़्यादा अक्षर मिल जाते हैं और उनका जब सार्थक समूह बनता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द का मतलब होता है एक या फिर एक से क्या है ज़्यादा अक्षर मिल जाएं और उनका कैसा समूह होना चाहिए? सार्थक समूह हो। तो जो सार्थक समूह है उसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं शब्द। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि शब्दों के लिए कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में, अर्थात शब्दों के चार भेद हैं। ठीक है, तो यदि सबसे पहले बात करें, सबसे पहला जो शब्दों का भेद है वो क्या है? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। शब्दों के जो चार भेद माने गए हैं इसमें सबसे पहला जो शब्दों का भेद है वो कौन सा है? व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर पुनः शब्दों के लिए तीन भागों में बांट दिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो इसके भी कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। ठीक है, अगर दूसरी ओर बात करें, नंबर दो, रुपया प्रयोग के आधार पर। रुपया प्रयोग के आधार पर। रुपया प्रयोग के आधार पर। रुपया प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं उनके लिए कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। ठीक है, ये दो भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अविकारी शब्द। पहला होता है अविकारी शब्द, जबकि दूसरा होता है बेकारी शब्द। दूसरा होता है बेकारी शब्द। अब ये क्या होते हैं बेकारी शब्द और अभिकारी शब्द? ठीक है, इनके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप लोगों के लिए अभी यही ध्यान रखना है कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के लिए पुनः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग कौन सा है? अभिकारी शब्द। दूसरा वाला भाग कौन सा है? बेकारी शब्द। यदि शब्द भेद का तीसरे की बात करें, ठीक है, तीसरे शब्द के भेद की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा उत्पत्ति या उत्पत्ति या उत्पत्ति या इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तीसरा जो शब्दों का भेद हो जाएगा वो किसके आधार पर हो जाएगा? उत्पत्ति के आधार पर
या इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों का भेद। ठीक है, तो उत्पत्ति या इतिहास या स्रोत की बात करें तो इसके आधार पर भी शब्दों के लिए कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके आधार पर शब्दों के लिए बांटा गया है 5 भागों में। आपसे यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति या इतिहास, ठीक है, या फिर स्रोत के आधार पर शब्दों के लिए कितने भागों में बांटते हैं, तो हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। ये 5 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है तत्सम शब्द। सबसे पहला है तत्सम शब्द। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि तत्सम का मतलब क्या होता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के बोले जाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में बोले जाते थे, वैसे ही हम उनके लिए किसकी भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। ठीक है, दूसरा हो जाएगा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का मतलब क्या होता है? तद्भव शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन होकर हिंदी में, ठीक है, बोले जाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द थे, उनके लिए हमने थोड़ा क्या करा, स्थानीय भाषा में चेंज कर दिया, तब ऐसे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तीसरा हो जाएगा देशज शब्द। तीसरा हो जाएगा देशज शब्द। देशज का मतलब है ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही जन्मे हैं, क्या कहलाएंगे, देशज शब्द। ठीक है, अगर अगले बात करें चौथे नंबर की, तो ये हो जाएगा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द। ठीक है, और अंतिम वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा संकर शब्द। संकर शब्द। विदेशज शब्द का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनका जन्म कहाँ पे हुआ है, विदेशों में, दूसरे देशों में हुआ है, लेकिन हम अपने देश में प्रयोग में उनके लिए लाते हैं। ऐसे ही संकर का मतलब होता है मिश्रित। संकर का मतलब क्या होता है, मिश्रित। इसका मतलब हुआ कि ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से निर्मित होते हैं, क्या कहलाते हैं, संकर शब्द। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर ली उत्पत्ति या फिर इतिहास या फिर स्रोत के आधार पर शब्दों के लिए कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा तत्सम शब्द, दूसरा हो जाएगा तद्भव शब्द, तीसरा हो जाएगा देशज शब्द, चौथा हो जाएगा विदेशज शब्द, पांचवा क्या हो जाएगा, संकर शब्द। ठीक है, ऐसे ही यदि हम आगे बात करें, एक बार आपके लिए ये भी बता देते हैं, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर ये जो शब्द 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। पहला क्या है, रूढ़ शब्द। दूसरा क्या है, यौगिक शब्द। दूसरा क्या है, यौगिक शब्द। तीसरा क्या है, योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, इनके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, शब्दों के 4 भेद माने गए हैं। पहला कौन सा हो गया, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा कौन सा हो जा रहा है, रूप या प्रयोग के आधार पर। तीसरा कौन सा हो जा रहा है, उत्पत्ति या फिर इतिहास या फिर स्रोत के आधार पर। ठीक है, आगे बात करें यदि नंबर 4 अर्थ के सॉरी नंबर 4 जो भेद है वो क्या है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब अर्थ के आधार पर क्या है, शब्दों के लिए पुनः 4 भागों में बांट दिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर शब्दों के लिए कितने भागों में बांटा गया है, तो अर्थ के आधार पर भी पुनः 4 भागों में बांट दिया गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा एकार्थी। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। ठीक है, एकार्थी का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनके केवल और केवल एक ही अर्थ निकलता हो। दूसरा हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द।
अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि एक शब्द जिसके अर्थ कैसे होंगे, अनेक होंगे, वो हमारे कहलाएंगे अनेकार्थी शब्द। अगला हो जाएगा समानार्थी शब्द। समानार्थी समानार्थी शब्द। ठीक है, समानार्थी शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची। समानार्थी का मतलब क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द। विपरीतार्थी विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी का मतलब क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। विपरीतार्थी का मतलब क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो शब्द भेद थे उनके लिए हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। इन 4 भागों के भी क्या है, अपने अपने सब पार्ट में क्या है, डिवाइड है। जैसे आप लोगों के लिए हम इनके बारे में बता चुके हैं। तो आइए एक एक करके हम सभी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, आइए तो आगे बढ़ते हैं। शब्दों का जो पहला भाग है वो क्या है, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो आप लोगों के लिए जैसे बताया है, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। सबसे पहला वाला जो भेद है वो क्या होता है हमारा, ठीक है, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ का मतलब क्या होता है, ठीक है, रूढ़ शब्दों का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके हम क्या कर रहे हैं, खंड कर रहे हैं, अर्थात क्या कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं। और टुकड़े करने के बाद में जो खंड है वो कैसे हो जाए, निरर्थक। अर्थात क्या है, उनके स्वतंत्र रूप से अपने कोई अर्थ ना निकलते हों। तो ऐसे शब्दों के लिए हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। तो आइए एक बार लिख देते हैं कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर अर्थात टुकड़े करने पर प्रत्येक खंड प्रत्येक खंड निरर्थक रहता है। प्रत्येक खंड निरर्थक रहता है, कॉमा रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द का मतलब बता दिया कि कोई एक शब्द होगा जिसका अपना कोई अर्थ होगा। उसके लिए क्या है, हम 2 भागों में तोड़ देंगे। तो 2 भागों में तोड़ने के बाद में ये जो दोनों भाग हैं वो कैसे होंगे, निरर्थक। उनका स्वतंत्र अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ऐसे शब्द हमारे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे यदि उदाहरणों की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है सिर। जैसे यदि उदाहरण की बात करें, सिर। अब सिर क्या है, एक शब्द है। सिर क्या है, एक शब्द है, स्वतंत्र शब्द है। यदि इसके लिए हम क्या करें, 2 भागों में तोड़ दें। यदि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 भागों में तोड़ दे रहे हैं। तो 2 भागों में तोड़ने के बाद में पहला खंड क्या मिल रहा है, से मिल रहा है। दूसरा खंड क्या मिल रहा है, रा मिल रहा है। सी और रा के कोई क्या है, अलग अलग अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये आपस में मिल जा रहे हैं तो ये क्या बना दे रहे हैं, सिर बना दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो सिर शब्द है वो कैसा हो जाएगा, रूढ़ शब्द। क्योंकि इसका स्वतंत्र अपना अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे सिर। ऐसे उदाहरण की बात करें तो क्या कह देंगे, पैर। पैर में भी क्या है, अगर दोनों अक्षरों के लिए क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो पै और रा दोनों कैसे हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। उनके कोई अलग अलग अर्थ नहीं है। इसका मतलब पैर भी हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। ऐसे यदि बात करें, आज या कल, ठीक है, या फिर दिन,
ये सभी भी हमारे कैसे हैं, रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द क्यों हैं? क्योंकि इनके लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, बीच से ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के बाद में जितने भी अक्षर मिल रहे हैं वो सभी कैसे हैं, निरर्थक हैं, उनके कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द हमारे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। तो पहला वाला भाग क्या हो गया, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के जो 3 भेद थे उसमें से पहला कौन सा हो गया, रूढ़ शब्द। आइए आगे बढ़ते हैं नंबर दूसरे वाले पार्ट की ओर। दूसरा जो पार्ट है उसके लिए बोलते हैं यौगिक शब्द। नंबर 2 क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे शब्द जो क्या है, दो शब्दों के योग से बने होंगे, मेल से बने होंगे। अर्थात कहने का मतलब है यदि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, दो भागों में तोड़ देंगे तो ये जो दोनों खंड है वो कैसे हो जाएंगे, सार्थक। दोनों क्या है, साथ साथ में अपना अर्थ प्रकट कर रहे होंगे। तो ऐसे शब्दों के लिए हम क्या कह देंगे, यौगिक शब्द। जैसे लिखते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके प्रत्येक खंड, जिनके प्रत्येक खंड सार्थक, सार्थक होते हैं, कौमा यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास में क्या होगा, कोई एक शब्द होगा, इसके हम क्या कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, दो टुकड़े कर रहे हैं, और दोनों टुकड़े कैसे होंगे, सार्थक होंगे, अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे होंगे। तो ऐसे शब्दों के लिए हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। जैसे यदि उदाहरण की बात करें, पहला उदाहरण है आपके सामने लिखा हुआ, विद्यालय। अब विद्यालय के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं इसके। तो दो दो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। विद्या का मतलब क्या होता है, विद्या होता है। आलय का मतलब क्या होता है, घर। तो विद्या का घर। तो विद्यालय शब्द के दो टुकड़े किए और दोनों के क्या हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। दोनों शब्द कैसे हैं, दोनों टुकड़े कैसे हैं, सार्थक हैं। इसका मतलब ये जो विद्यालय शब्द है वो कैसा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द। ऐसे ही यदि हम लोग बात करें नंबर 2, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, स्नान गृह। स्नान गृह। स्नान गृह के लिए क्या कर रहे हैं, हम दो खंडों में डिवाइड कर रहे हैं। तो दो खंडों में डिवाइड करने के बाद में हम लोग क्या कहेंगे, स्नान प्लस गृह। स्नान का मतलब क्या होता है, स्नान करना। गृह का मतलब क्या होता है, घर। ठीक है, स्नान करने का गृह। तो दोनों टुकड़े कैसे हैं, सार्थक हैं। तो दोनों टुकड़े सार्थक होने के कारण ये जो स्नान गृह शब्द है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। आइए एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला के लिए जब हम तोड़ेंगे, दो इसके टुकड़े करेंगे, तो क्या बोलेंगे, प्रयोग प्लस शाला। प्रयोग का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। शाला का मतलब क्या होता है, स्थान। ठीक है, प्रयोग करने के लिए शाला, प्रयोग करने के लिए स्थान। तो ये जो दोनों टुकड़े आ रहे हैं, इन दोनों के क्या हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो अलग अलग अर्थ निकलने के कारण ये जो प्रयोगशाला शब्द है ये हमारा कैसा हो जाएगा, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द कहने का मतलब ये है कि यौगिक शब्द ऐसे शब्द कहलाएंगे जिनके क्या है, टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े कैसे होंगे, स्वतंत्र अर्थ अपने प्रकट कर रहे होंगे। तब इनके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, यौगिक शब्द। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले भेद की ओर। अब ये जो तीसरा भेद होता है, तीसरा और अंतिम भेद होता है, ठीक है, ये होता है
योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन भेद भेद थे। ठीक है, पहला वाला कौन सा था? पहला वाला हम लोगों ने पढ़ा था रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब क्या था कि जिनके हम कितने भी टुकड़े कर लें सभी टुकड़े कैसे रहेंगे? निरर्थक, कोई उनके स्वतंत्र अर्थ नहीं होंगे। दूसरा कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था? दूसरा पढ़ा था यौगिक शब्द। यौगिक में क्या होता है कि दोनों के अगर क्या करेंगे, जो दोनों टुकड़े आ रहे हैं शब्द के, क्या कर रहे हैं? दो टुकड़े कर रहे हैं, तो दोनों टुकड़े कैसे हो जाएंगे? सार्थक हो जाएंगे, अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे होंगे। तीसरा कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? ये किसके समान होते हैं? यौगिक शब्दों के समान होते हैं। ये जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो किसके समान होते हैं? यौगिक शब्दों के समान होते हैं। यौगिक शब्दों के क्या होते हैं? समान होते हैं। बस केवल अंतर थोड़ा सा होता है, और इनमें अंतर क्या होता है कि ये जो दोनों शब्द हैं, ये जो दोनों खंड हैं, ठीक है, ये मिलाकर क्या कर रहे हैं? एक शब्द मिला रहे हैं। और ये जो एक शब्द है किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है, किसी तीसरे या अन्य शब्द की ओर इशारा प्रकट करता है, अन्य शब्द की ओर इशारा प्रकट करता है। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। कहने का मतलब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। ऐसे ही यहाँ पे है, ये जो दो शब्द हैं, शब्दों के दो खंड हैं, दो शब्द हैं, ये मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करेंगे, तब इसके लिए हम क्या बोल देंगे? ये किसका उदाहरण है? योग रूढ़ शब्द का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सज्जन। आप लोगों के सामने उदाहरण लिखा हुआ है सज्जन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सत प्लस, सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पर, उदाहरण में हो जाएगा जैसे पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर का यदि हम क्या करेंगे? शब्द विग्रह करेंगे। कैसे करके इनके लिए तोड़ेंगे? पीत प्लस अंबर। पीत प्लस अंबर। पीत का मतलब क्या होता है? पीला। अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। अंबर किसका पर्यायवाची होता है? वस्त्र का होता है। ठीक है, पीतांबर शब्द के लिए हम जब इसके दो खंड कर रहे हैं तो कौन कौन से खंड मिल रहे हैं? एक तो मिल रहा है पीत खंड, ठीक है, दूसरा कौन सा मिल रहा है? अंबर खंड। अब इन दोनों के क्या है? स्वतंत्र अर्थ निकल रहे हैं। इसका मतलब ये शब्द कैसा होना चाहिए? इसका मतलब ये शब्द होना चाहिए हमारा यौगिक शब्द। लेकिन हमें पता है कि हम लोग पीतांबर किसके लिए बोलते हैं? श्री कृष्ण के लिए। पीतांबर किसके लिए बोलते हैं? श्री कृष्ण की ओर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अन्य पद या फिर तीसरा पद क्या है? प्रधान है, तीसरे पद की ओर विशेषता प्रकट की जा रही है। इसी कारण ये जो पीताम्बर शब्द है ये किसका उदाहरण हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द का। आइए दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है लंबोदर। लंबोदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लंबोदर का मतलब होता है लंबा प्लस उदर। लंबा, ठीक है, प्लस उदर। ठीक है, लंबा का मतलब क्या होता है? लंबा होता है। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका पेट कैसा है? लंबा है। ठीक है, तो ये कौन थे? गणेश जी थे। कौन थे? गणेश। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबोदर शब्द है वो किसके लिए सारा प्रकट कर रहा है? गणेश के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है? ठीक है, दोनों के क्या है? अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो अलग अलग अर्थ निकलने के कारण ये क्या हो जाता? यौगिक शब्द हो जाता। लेकिन हमें पता है लंबोदर का मतलब होता है गणेश। तीसरे पद की ओर जैसे ही हमें सारा प्रकट कर दे बहुव्रीहि समास की, इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये किसका उदाहरण है? योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। ऐसे ही आपके सामने और लिख दे रहे हैं उदाहरण। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है पंकज। पंकज का मतलब क्या होता है? पंक प्लस अज। ठीक है, पंक का मतलब होता है कीचड़। पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़। अज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म
लेने वाला। अब कीचड़ में जन्म कौन लेता है? कमल। कीचड़ में जन्म कौन लेता है? कमल। तो हमें ये पता लग रहा है कि जो पंकज शब्द है वो किसके लिए प्रकट कर रहा है? कमल के लिए। ये जो पंकज शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कमल के लिए। तो तीसरा पद प्रधान होने के कारण ये जो पंकज शब्द है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऐसे उदाहरण के और ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपके सामने ले दिया जा रहा है उदाहरण त्रिनेत्र। ठीक है, त्रिनेत्र का मतलब क्या होगा? त्रिनेत्र के दो खंड करेंगे तो पहला कौन सा हो जाएगा? त्रि। दूसरा खंड कौन सा हो जाएगा? नेत्र। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। नेत्र का मतलब क्या होता है? आंखें। ठीक है, तो दोनों के क्या हैं? दोनों जो खंड हैं उनके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें साथ में ये भी पता है त्रिनेत्र किसके लिए बोला जाता है? शंकर के लिए। त्रिनेत्र किसके लिए बोलते हैं? शंकर के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो त्रिनेत्र शब्द है वो किसकी ओर प्रकट कर रहा है? शंकर का मतलब बता रहा है। ठीक है, शंकर के लिए हम लोग त्रिनेत्र बोलते हैं। अर्थात यहाँ भी क्या है? तीसरा पद की ओर इशारा प्रकट किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिनेत्र शब्द है वो भी किसका उदाहरण है? योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा कि शब्दों के भेद कितने होते हैं। आप लोगों के लिए बताया शब्दों के कुल 4 भेद होते हैं। अब इन चारों भेदों के भी क्या है? अपने अपने उपभेद हैं, ये भी आप लोगों के लिए बताया। और हमने पहले वाले पे विस्तृत चर्चा कर ली है। पहले वाले में हमने आप लोगों के लिए बताया कि व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला बताया रूढ़ शब्द, दूसरा बताया यौगिक शब्द, तीसरा बताया योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अगली कक्षा में हम आप लोगों के लिए, ठीक है, अगली कक्षा में हम आप लोगों के लिए संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण, ये कौन से हो गए? विकारी शब्द। ठीक है, या फिर क्या? अभिकारी शब्द। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये शब्द आते हैं रचना या बनावट के आधार पर। इसके बारे में आपके लिए अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।